हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो मैं आपको आज नया लेक्चर देने वाला हूं जिसका नाम है मूल कंसेप्ट, यानी कि मूल अवधारणा। आज मैं आपको जो कंसेप्ट देने वाला हूं, जो चीज पढ़ाने वाला हूं, मूल नाम सुनते ही अच्छा, एक चीज मैं आपको जरा सा बता दूं कि ये जो मूल कंसेप्ट है ये पढ़ना बड़ा ही जरूरी है। आपको जब आप 12 में जाएंगे तो ये तो एक बोर्ड में तो बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है। दूसरे नंबर पे अगर आप मूल कंसेप्ट को 12 में सॉल्यूशन वाला एक गोल चैप्टर करके आता है, उसमें इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं मूल कंसेप्ट के बारे में। मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये मूल कंसेप्ट है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको कहूं तो आपने याद कीजिए, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि इसका प्रयोग मात्रक के रूप में किया जाता है ना। मूल क्या है? एक प्रकार का एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है, इकाई है, एक मात्रक है, एक परिमाण है। उसके बाद इसका प्रयोग आयतन के लिए किया जाता है, द्रव्यमान या भार के लिए किया जाता है, अणु के लिए किया जाता है, अणु भार, परमाणु के भार, इस सब चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मैं मूल कंसेप्ट के बारे में जरा सा कुछ बिंदु पे बात कर लेता हूं, एक एक करके, ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कतें ना आए। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मूल कंसेप्ट क्या है। इट इज अ एसआई यूनिट। इट इज अ एसआई यूनिट, है ना। एक ऐसा यूनिट होता है, आपको पता है ये एसआई इकाई है, इकाई है। ये बात आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा चलिए, अच्छा दूसरा नंबर पे चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूं। ये मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, मापन के लिए प्रयोग किया जाता है ना। मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए, है ना, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट। चलिए दूसरा नंबर पे आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पदार्थ की मात्रा के लिए। इसका प्रयोग प्रयोग पदार्थ की मात्रा के लिए कहते हैं। किसके लिए? पदार्थ की मात्रा के लिए, की मात्रा, मात्रा के लिए। अच्छा आपको पता है पदार्थ की मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोल। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा, अच्छा इसी को, पदार्थ को, मात्रा को कहते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ सबस्टांस, है ना। इट इज यूज फॉर, इट इज यूज फॉर अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या बोलते हैं? अमाउंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अच्छा इसका यूज जो है, इसका प्रयोग, चलिए इसका प्रयोग भार के लिए किया जाता है, भार के लिए किया जाता है, किया जाता है। अच्छा भार में भी अगर हम बात करें ना, सुनिएगा, भार में भी अगर हम बात करें, भार में तो अलग अलग चीजों में किया जाता है। जैसे आप अणु के भार के लिए, अणु देख सकते हैं आप, किसके लिए? अणु के भार के लिए, अणु के
भार के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं आणविक भार, आणविक सॉरी आणविक आणविक भार, ध्यान आ जाएंगे आपको, आणविक भार कहते हैं। अच्छा चलो, मोलिकुलर वेट के नाम से जानते हैं ना, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट के नाम से जानते हैं। हाँ बच्चे, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, आज थोड़ा सा समस्या के कारण मैं जरा सा लाइव क्लास नहीं ले पाया हूं, साउंड के कारण। मैं कल से पुनः मूल कंसेप्ट पे मैं आपको लाइव क्लास ही लूंगा, और जो टाइम रहता है मैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं आपको उस पर इन्फॉर्म कर दूंगा टाइम को लेकर। चांसेस रहती है कि 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही मैं लाइव क्लास लेता हूं ज्यादातर, तो उसी टाइम में लूंगा। लेने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप तैयार रहना, उसी टाइम में मैं लाइव क्लास ले लूंगा। आज थोड़ी सी समस्या की वजह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए, मेन मुद्दा हम लोग का होना चाहिए, हमारी तैयारी होनी चाहिए, समझ रहे बात हो ना, किसी तरह से आप तैयारी करने पर ध्यान दें। चलिए, मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहे, ये ना सोच के बैठे कि यानी कि हमें ना समझ में आएगा। समझ में कैसे नहीं आएगा बताइए आप हमको, इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे कि आपको समझ में आएगा ही, गारंटी है। चलिए, अब आगे की ओर हम चलते हैं। अणुओं के भार के लिए देखिए, मैं हिंदी प्लस कुछ बच्चे का कहना था कि सर सिर्फ इंग्लिश में बता दो क्यों, तो मैं दोनों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां तक हो सके मैं वहां तक प्रयास कर रहा हूं, आपके कमेंट के हिसाब से। कुछ बच्चे का कहना था कि सर थोड़ा सा पता नहीं होता है, हिंदी भी बताया करो। चलो ठीक है, तो अब तो आप अच्छे से करो। यहां देखिए, अणुओं के भार के लिए, आणविक भार जिसको कहते हैं। अब आइए यहां पे हम बात करते हैं परमाणु के भार के लिए, परमाणु के भार के लिए, परमाणु के भार के लिए, परमाणु के भार के लिए अच्छा चलो, अच्छा यहां एक चीज और देखिएगा, परमाणविक भार कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रमाणविक, है ना, परमाणविक भार, परमाणविक भार कहते हैं इसको, कहते हैं एटॉमिक वेट। क्या नाम से जानते हैं, एटॉमिक वेट के नाम से जानते हैं, एटॉमिक वेट। अच्छा सुनो ना, इसका जो है मोल का जो संकेत है हम लोग, है ना इसका, अच्छा चलिए यहां लिख देते हैं, इसका संकेत हम लोग एन से डिनोट करते हैं, किससे, छोटा है इसका संकेत, मोल का संकेत क्या लेके चलते हैं, मोल का संकेत, मोल का संकेत जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल एन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, स्मॉल एन होता है। अब एक चीज और, इसका प्रयोग आयतन के रूप में भी किया जाता है ना, इसका प्रयोग आयतन के रूप में किया जाता है ना, आयतन के रूप में किया जाता है, आयतन के रूप में यहां लिख देता हूं, में किया जाता है, आयतन के रूप में किया जाता है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है सबसे पहले, इट इज एसआई यूनिट, इट इज यूज फॉर एसआई यूनिट, है ना, ये एसआई इकाई है, इट इज यूज फॉर एसआई यूनिट, चलिए प्रयोग किया जाता है। ये मापन के लिए, देखिए किसके लिए, मापन के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, मापन के लिए किया जाता है, मेजरमेंट। ये क्या हो गया, चलिए देखिए थोड़ा सा इसमें इंक ज्यादा हो गया था तो गिर गया, चलिए कोई नहीं। आइए देखिए, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मापन के लिए किया जाता है, आप देख पा रहे होंगे।
ये पूरा में लग गया। चलिए, इसका प्रयोग पदार्थ की मात्रा के लिए किया जाता है। किसके लिए? पदार्थ की मात्रा के लिए किया जाता है, ये भी बात याद रख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। इसका प्रयोग भार के लिए किया जाता है। इसका देखिए, अणुभार के लिए, परमाणु भार के लिए, मोल के लिए एन यूज करते हैं। इसका प्रयोग आयतन के लिए भी किया जाता है। आयतन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम के लिए। किसके लिए? है ना, वॉल्यूम के लिए। इसी को कहेंगे इट इज यूज फॉर वॉल्यूम, यूज फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए। चलिए थोड़ा सा अब और हम बात कर लेते हैं कि एक मोल किसके बराबर होता है, क्या होता है। यहां तक अगर आपको बातें समझ में आ गई तो बोलिए, आगे की ओर चलता हूं मैं। चलिए अब आइए जरा सा हम कर लेते हैं। देखिए, अब बस देखते चलिए, एक एक चीज समझा देंगे हम आपको। आप निश्चिंत रहे, बस लिखते चले, समझाने का काम हमारा है, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। बस हमारे साथ आप जुड़े रहे, बेशक समझा देंगे अच्छे से, एकदम बढ़िया से समझा देंगे। ऐसा समझाएंगे कि आप भूल भी नहीं कीजिएगा। चलिए एक एक करके मैं पहले अभी थ्योरी दे रहा हूं, उसके बाद इस पर प्रश्न भी करवाऊंगा। चलिए अगला देखिए, मूल का प्रयोग संख्या के रूप में किया जाता है। संख्या बताने के लिए ना, मूल देखिए, एक मूल, वन मूल, वन मूल, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है। किसको? संख्या बताने के लिए किया जाता है, ने के लिए किया जाता है, किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, एवोगाड्रो है ना, एक मोल बराबर किसके होता है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। एवोगाड्रो, गाड्रो, अवेगाड्रो, अवेगाड्रो लिखता है क्या? गाड्रो, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो, या ऐसे भी लिख लेता है एवे गाड्रो, है ना। एवोगाड्रो संख्या के लिए, संख्या, एवोगाड्रो संख्या। अच्छा, एवोगाड्रो संख्या क्या होता है जानते हैं? Na होता है। क्या होता है? Na, इसका मान होता है। कोई आपसे पूछेगा Na के बराबर है, तो Na बराबर क्या होता है? 6.023 गुने 10⁻23। कुछ जगह पे ये भी लिखा रहता है 6.022 गुने 10⁻23, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा एग्जैक्ट है, चलेगा ये भी, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो एक मोल देखिए किसके बराबर है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर है, या आप 6.0223 के बराबर कह सकते हैं, या एक मोल एक परमाणु भार या परमाणविक भार के बराबर कह सकते हैं आप, है ना। देखिए यहाँ पे एक मोल जो है, यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? एक मोल परमाणु भार या परमाणविक भार के बराबर कह सकते हैं आप, परमाणविक भार के बराबर कह सकते हैं, परमाणविक भार के बराबर कह सकते हैं, भार। चलिए परमाणविक भार, या आप कह सकते हैं अणुभार के बराबर भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता देखिए हम आपको, अणुभार या आणविक भार कह सकते हैं आप। क्या? आणविक भार के बराबर। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मूल का, अच्छा चलिए एक लाइन ये याद रखिएगा, कहीं कहीं पे लिखा आता है 1 Na बराबर क्या हो गया? देखिए 1 मोल है बाबू, इधर देखिए, देखते चलिए इस बात को, क्योंकि समझना जरूरी है। 1 मोल 1 Na के बराबर हो गया,
1 ने किसके बराबर हो गया 6.022 गुने 10⁻23 या 23 लिखिए, बात बराबर है तेरी के बराबर लिख सकते हैं आप। अनुभार अनुभार या परमाणु भार है ना, अनुभार या परमाणु भार या बराबर किसकी हो सकता है वो एसटीपी या एनटीपी का द्रव्यमान का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर में, ग्राम में कितना हो जाएगा या करिए या 22,400 ग्राम। तो ये इस तरह से आप मुख्य बातें याद रख सकते हैं। ये जो बातें मैं आपको जो बता रहा हूं इसको तो आप एकदम नोट पॉइंट समझ के चलो, इसको आप कॉपी में लिख लो और इसमें स्टार लगा लो, क्योंकि इस पे बड़ा काम आने वाला है। चलिए अब हम आपको ये सारी चीजें बता दिए हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं कि मूल कंसेप्ट के लिए अलग अलग तरीका क्या है कि कैसे हम मूल को निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए कुछ सूत्र होते हैं। तो चलिए हम सूत्र की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए अब यहां तक अगर आप लिख लिए तो इसको जरा सा हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब आइए, देखिए ये तो हो गया इसका जो भी है सॉरी, और भी थोड़ा सा है इसका सूत्र क्या क्या है, मूल निकालने का तरीका। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीका से हम मूल को निकालते हैं। चलिए देखते चलिए मूल निकालने का तरीका, एक एक करके हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए सबसे पहला मूल के लिए सूत्र के लिए मूल निकालने के सूत्र है ना, मूल के लिए ये सूत्र। चलिए मूल आखिर हम कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, फाइंडिंग मोलर फॉर्मूला। मोलर क्या क्या है, देखिए मोलर फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले 2D पॉइंट हम बात करेंगे, है ना। यहाँ पे इसको जरा सा मिटा दूं, यस सर मिटा दूं सर। देखो सुनो, ये मूल है, पहला मूल है। मूल को हम किससे सूचित करेंगे, एन से। एन बराबर क्या होता है, सबसे पहला सूत्र भार बाई अणुओं का भार। क्या हो, अणुओं का भार, अनुभार ऐसे लिखिए, भार अपॉन अनुभार। सबसे पहला फॉर्मूला भार अपॉन अनुभार, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोल को ही, है ना। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छे से लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट। वेट के लिए WT और मॉलिक्यूलर वेट के लिए MWT, मॉलिक्यूलर वेट। समझे बात हो कि नहीं। तो आप जैसे भी समझो वैसे करके आप इस फॉर्मूला को याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला काम का है। अच्छा सुनो, अब कोई अगर आपसे पूछता है कि ये मोल है, अब आपको पता है मोल बराबर क्या होता है, तो आपने कहना है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ सर ये तो पता है मुझे। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि वेट बराबर क्या होगा, ये तो ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो वेट निकल जाएगा। तो वेट बराबर कोई अगर आपसे पूछता है तो क्या कहिएगा, N गुने मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी बन गया। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी ये दिया जाएगा कभी वो निकाल लीजिए,
कभी आपको दे दिया जाएगा, मोल दे देगा, मोलिकुलर वेट आपको निकाल कर वेट फाइंड करना रहेगा। समझ रहे बात तो कि नहीं? एक दो आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। चलिए दूसरा नंबर वाला देखिए, एक तो ये फॉर्मूला है मूल निकालने का तरीका। दूसरा फॉर्मूला जो है आप निकाल सकते हैं, n बराबर यानी कि मोल बराबर क्या लिखिए, मोल बराबर, मोल जो है n को कहते हैं कणों की संख्या, क्या होता है, कणों की संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे में Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर। Na को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर है ना, जो भी लिख लीजिए आप, या आप इसी चीज को गाड्रो नंबर, गाड्रो नंबर है ना, जो लिख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे मोल है, मोल के लिए n और इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर। अच्छा सुनिए ना, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या दे देगा, क्या दे देगा, कणों, या आप लिख सकते हैं यहीं पे अणुओं, अणुओं, अणुओं की संख्या, ये भी दे देता है अणुओं की संख्या। तो आपको जिसमें सहूलियत तो लगे आप दोनों में से कोई एक यूज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों दिया रहेगा, यानी कि कणों की संख्या अपॉन अणुओं की संख्या, यानी कि दोनों चीज दे देता है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटे Na, Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। चलिए तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर, है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, Na कहेंगे, है ना, एवोगाड्रो नंबर। अच्छा एक चीज और आपको पता ही होना चाहिए, यहां पे क्या पता होना चाहिए, इसका मान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इसका मान कितना होता है ना। तो आपको पता है या नहीं है, Na बराबर क्या होता है 6.023 गुने 10⁻23। तो ये मान जो है आपको एकदम बढ़िया से पता होना चाहिए। 6.023 गुने 10⁻23 होता है। तो ये चीज आपको एकदम बढ़िया से पता होनी ही चाहिए। चलिए तो ये तो हो गया आपका एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब चलिए अगर कोई आपसे कहे क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप लिख सकते हैं ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या लिखिएगा, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि n गुने मोल गुने Na, यानी कि एवोगाड्रो नंबर। तो ये भी एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सही मायने में एक फॉर्मूला और तैयार हो गया। तो चलिए मैं आगे की ओर चलता हूं। यहां तक मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया है, एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो पहला फॉर्मूला है, दूसरा जो फॉर्मूला है मैंने आपको कहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो नंबर। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, इधर उधर करके आप काम चला सकते हैं। समझ रहे बात तो कि नहीं, आपसे क्वेश्चन में कभी ये दे दिया रहेगा, सॉरी ये तो तुमको कहने का मतलब कि ये दे देगा तुमसे मोल निकालने के लिए पूछ लेगा, कभी कभार क्या करेगा मोल दे देगा कणों की संख्या पूछ लेगा। तो आपको हर चीज पता होना चाहिए, हर हाल में पता होना चाहिए। चलिए एक फॉर्मूला और है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे, इसको जरा सा हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो चलिए अब एक फॉर्मूला जो रह गया वो कुछ ऐसा है, देखिए आप यहां पे, चलिए अब हम बात करते हैं एक फॉर्मूला जिसका नाम है, ओहो इसको जरा सा अच्छा से मिटाइए, चलिए अब हम बात करने वाले हैं तीसरा जो है
एसटीपी और एनटीपी। सर ये क्या है? अच्छा चलो उससे पहले सामान्य ताप दाब, इसको हिंदी में कहते हैं, इसी को कहते हैं हम एसटीपी और एनटीपी, सामान्य ताप दाब वगैरह बोलते हैं हम लोग, है ना। अब एक चीज और देखिएगा, सामान्य ताप दाब आपको दिख रहा है, सामान्य ताप दाब। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर है ना। एक तो ये हो गया। उसके बाद एनटीपी होता है, क्या होता है? एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। चलिए ये हो गया। अच्छा चलिए, इसके लिए जो फॉर्मूला है, मोल निकालने का फॉर्मूला है, वो कुछ इस तरह का है। तो चलिए आप यहां आइए, यहां पे जो है n बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, यानी कि मोल निकालने के लिए मोल, यानी कि यहां पे n लिखिए। इसके लिए आयतन, यहां पे क्या लिखिएगा, है ना, आयतन अपॉन, यहां पे क्या लिखेंगे? 22.4 लीटर में आएगा। किस में आएगा? लीटर में। अच्छा चलिए, इसी को अगर हम ग्राम में लेते हैं तो क्या लिखेंगे? अच्छा, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? अच्छा चलो यहां पे एक चीज और लिख लो, आयतन अपॉन 22,400 ग्राम, ग्राम में आ गया। इंग्लिश में इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे? मोल बराबर एन, वॉल्यूम बटे, वॉल्यूम को हम वी, 22.4 लीटर बराबर करिए, सब एक दूसरे के बराबर है। वॉल्यूम वी अपॉन 22,400 ग्राम। चलिए, तो ये जो मान है ना, आपको एग्जैक्ट ध्यान रखने ही पड़ेंगे। चलिए, ऐसे मान आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर 22,400 कैसे हुआ? तो आपको पता है कि 1 लीटर के लिए हम लोग कितना ग्राम यूज करते हैं? 1000 ग्राम यूज करते हैं। तो उसी आधार पे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 22.4 लीटर है। कितना लीटर है? चलिए रेड कलर का मैं पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत है। 22.4 लीटर है। अब लीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? और इस पॉइंट को हम 10 यहां करते हैं, तो आप सोचिए कितना आएगा। तो आप कहिएगा सर 22 पर 2 जीरो आएगा, यानी कि ये किस में बदल गया? ग्राम में। तो मैंने यही लिखा है ना 22,400। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि किस तरह से कन्वर्ट हुआ है। तो ये सारे मूल कंसेप्ट के फॉर्मूला हुए। क्या हुए? फॉर्मूला हुए। और इस पे जरा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। कल मैं आपको ढेर सारा इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए आज मैं बेसिक क्वेश्चन करवाता हूं। कल हम ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन कैसे रहेंगे आपको देख सकते हैं आप। 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाएगा। देखिए आप संतुष्टि मिलेगा। पहला जो प्रश्न है, मैंने कहा 8 ग्राम। अच्छा एक चीज और, मैंने आपको एक चीज नहीं सिखाया, आज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मैं आपको पहले अनुभार सिखाता हूं, क्योंकि आपको अनुभार पता ही नहीं है, आप फंस जाएंगे फिर। अच्छा आइए, मैं आपको अनुभार निकालना सिखाता हूं।
अनुभार। मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, भार बाई अनुभार। तो ये अनुभार क्या होता है आपको पता है क्या? अनुभार, अनुभार के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं। अच्छा चलिए, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है। एक है सबसे पहला, देखिए इधर H2O ले लीजिए। किसका लीजिए? H2O। अब जिसका भी निकालना है ना अनुभार, उसको ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता था बोलिएगा सर? एक। और यहाँ पे कितने अणु है? तो दो है, दो एटम्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए कितने होंगे? 8 होंगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो गए? 18 हो गए। कितने हो गए? 18। तो ये आप याद रख सकते हैं, अनुभार 18 हो गया। तीसरा है, देखिए हलन है, दूसरा नंबर वाले, दूसरा नंबर अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे देते हैं HCl। अच्छा, कुछ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नोट करके याद रख लीजिए या जैसे भी आप याद रखिए, अनुभार काम आने वाला है। यहाँ पे मैं बॉक्स में लिख, एक तो आप क्लोरीन के लिए थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्लोरीन का होता है कितना? क्लोरीन का 17 होता है। एक मिनट, 34, 17 दूना 34 होना चाहिए। इसका परमाणु संख्या 34 होता है, लेकिन हम कितना लेके चलते हैं? 35 लेके चलते हैं। समझ रहे बात तो नहीं? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 34 दशमलव समथिंग जाता है, 952 जाता है सर। हाँ एग्जैक्ट है 34.453 अप्रोक्स में। जो भार मैं बात कर रहा हूं, परमाणु भार, किसकी बात कर रहा हूं? परमाणु भार की बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन इसका कितना मान के चलते हैं? 35, याद रहेगा। एक और आप याद रख सकते हैं, किसका? सोडियम का। सोडियम का जो होता है 11 दूना 22, 22.949 होता है, एग्जैक्ट डेटा है। लेकिन ये अप्रोक्स में कितना चला जाता है? 23 ग्राम के करीब में ले लेते हैं। तो ये दोनों अगर आप याद रख सकते हैं तो अति सुंदर। चलिए, हाँ एक चीज हाइड्रोजन के केस में बच्चे के दिमाग में रहते हैं कि हर किसी को दुगुना कर रहा है तो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन को नहीं करना है, हाइड्रोजन का 1 ही लेके चलना है। यहाँ देखिए HCl है, तो आप अब आपको मैंने कहा इसके लिए 1 यूज करिए, दुगुना नहीं करना है। इसको दुगुना, हाइड्रोजन को सिर्फ दुगुना नहीं करना है, बाकी सबको दुगुना करके काम चला सकते हैं। गुने, यहाँ देखिए गुने, सॉरी प्लस। और इसका क्या होता है? परमाणु भार 17 दूना, अगर इसका परमाणु संख्या की बात करिएगा तो 17 होगा, और दुगुना कीजिएगा तो 34। लेकिन मैंने आपको क्लोरीन के लिए क्या कहा है? 35 कम से कम ले लीजिए। तो कितना हो गया? 35। तो कितना हो जाएगा इसका? HCl का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? अनुभार कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पे हम बात करते हैं NaOH का। देखिए ध्यान से देखिए, सोडियम के लिए मैंने आपको क्या कहा है? कम से कम इसके लिए क्या ले लीजिए? 23 ले लीजिए। ऑक्सीजन है, अब डायरेक्ट याद रखिए, वैसे अगर आप निकालिएगा तो थोड़ा मोड़ा का हेर फेर होगा। मैंने आपको कहा ना 11 दूने 22 कीजिएगा, लेकिन इसको 23 से लेके चलिए। 23 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखिएगा? 8। तो 8 गुने 2, 8 दूना 16 क्या, और प्लस ये है तो इसके लिए 1। तो देखिए 23 प्लस 16 और प्लस 1 कितना आया? 40। 6 3 9, 3 1 4, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। आप देख ले आप करके। चौथा नंबर वाला जो है NaCl का करिए। किसका करिए? NaCl का करिए। आप हर किसी का निकाल सकते हैं। इसके लिए अभी आप क्या लीजिए? 23 प्लस क्लोरीन के लिए क्या यूज करना है? अभी बताया आपको 35। तो 23 और 35 कितना हुआ? 5 3 8 और 3 2 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58 ग्राम। इसी तरह से आप H2SO4 का भी निकाल सकते हैं। H2SO4 का निकालिए। देखिए यहाँ पे हर किसी का प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। H2SO4 का 1 गुने 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? 16, 16 गुने 2 करिए प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए 2 गुने 8 गुणे 4 करिएगा। क्या टोटल मिला के 2 प्लस 32 प्लस
16, 16 चौका 64। आप इसका कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। क्या? 98 ग्राम आ जाएगा। आप इसको करके देख लीजिए। ये जी मैंने लिखना है ग्राम। तो आप सभी क्या कर सकते हैं H2SO4 का, मान लीजिए किसी बच्चे को मैं कह दूं, ऊपर लिख लूं थोड़ा सा, यहाँ एकदम दिख रहा है अच्छे से। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसका? अनुभार 6ठा नंबर वाला। देखिए यहाँ पे CO2 का कर लीजिए। CO2 बड़ा फेमस मॉलिक्यूल्स है। जैसे मान लीजिए कि CO2 का कर रहा है तो कार्बन का कितना है? 6 और गुने 2 और प्लस ऑक्सीजन का 8 गुने 2 और गुने 2। ठीक है, तो 6 दूना 12 प्लस 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो गया? 44 ग्राम आ गया। तो आप इस सब का कर सकते हैं। एक जो सबसे फेमस है 7वां ग्लूकोज का करिए, C6H12O6 का करिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। इसके लिए कितना होगा बताइए? 6 है, 6 गुने 2 गुने 6 प्लस 1 गुने 12 प्लस 8 गुने 2 गुने 6। टोटल को जोड़िएगा, 6 दूना 12, 72 प्लस 12 प्लस 8 दूना 16, 16 छक 96। क्या टोटल जोड़िएगा तो 6 4 10, यानी कि 180 के करीब में जाएगा। कितना आएगा? 180 ग्राम आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। एक और आप याद रख सकते हैं, देखिए मैं सबका लिख दे रहा हूं, आप बाकियों का निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं 2 टास्क दे रहा हूं। एक C12H22O11 का आप निकाल के बताइए कितना होगा। 9वां आपको दे रहा हूं SO2 का बताइए आप। 10वां आपको मैं कह रहा हूं इसका बताइए आप। CH4 का बताइए। 11वां ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अनुभार आपको निकाल के बताना है। 11वां अगर आप बता सके तो एक और अच्छा कंपाउंड है NaNO3 का बता दे। बस इतना का बता दीजिए आप। अगर आप समझ जाएंगे, अगर इतना बता देंगे आप, तो यकीनन है कि आपको अनुभार एकदम कमांड में आ जाएगा। तो चलिए आज मैं लेक्चर को यहीं स्थगित करता हूं। अगले दिन मैं लाइव क्लास में आपको इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा एकदम बढ़िया तरीका से। तो चलिए बच्चे, आप एकदम मेहनत कीजिए और जोशो हवास के साथ पढ़ते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। चलिए बच्चे, धन्यवाद, जय हिंद।